तो दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 16 जनवरी 2024 को एक कोचिंग सेंटर संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। तो इस वीडियो में मैं आपको एक कोचिंग सेंटर संचालन के विनियमन के जो दिशा निर्देश है या फिर रूल रेगुलेशन 2024 के बारे में बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अब एक कोचिंग सेंटर संचालन का क्या आधार रहेगा, इसके क्या नियम हैं, क्या शर्तें हैं, क्या पात्रताएं रहने वाली हैं, और अब आप कोचिंग में किस प्रकार के स्टूडेंट को कोचिंग करवा सकते हो और आपके कोचिंग में किस प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं होनी चाहिए, वगैरह वगैरह कई प्रकार की जानकारियां हैं आपको बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको कोचिंग विनियमन 2024 या फिर कोचिंग रेगुलेशन 2024 का बेसिक जो कंसेप्ट है, इसकी पृष्ठभूमि आपको समझा देता हूं कि आखिरकार शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को यह कोचिंग विनियमन 2024 क्यों लाना पड़ा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अपने पूरे भारत में बहुत सारे कोचिंग सेंटर संचालित हैं और काफी सारे स्टूडेंट हैं, इन सेंटर में पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन लगातार इन कोचिंग सेंटर की अलग अलग क्षेत्र से समस्याएं आ रही थी, शिकायतें आ रही थी कि इन कोचिंग सेंटर में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन पर काफी दबाव रहता है, काफी प्रेशर रहता है, वो माइंडली डिस्टर्ब रहते हैं और इस वजह से उनमें मानसिक रोग भी हो जाते हैं और विशेष परिस्थितियों के अंदर स्टूडेंट है आत्महत्या भी वो कर लेता है। तो लगातार अलग अलग राज्यों से जो भी छात्र संगठन है, जो भी अभिभावक संगठन है, केंद्र सरकार से लगातार इस प्रकार की मांग कर रहे थे कि इन कोचिंग सेंटर के लिए कोई आधारभूत नियम है वो जारी किए जाए, कोई आधारभूत ऐसा ढांचा तैयार किया जाए ताकि इस प्रकार की ये जो समस्याएं आ रही हैं इनका कोई न कोई समाधान हो सके। और लगातार अलग अलग राज्यों से इन कोचिंग को लेकर अलग अलग अधिनियम एक्ट हैं वो भी बनाए गए थे। जैसे कि अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी कोचिंग अधिनियम 2023 है वो लागू किया गया था। तो अलग अलग राज्यों से ये मांग चल रही थी। इसी मांग को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये कोचिंग विनियमन 2024 वो लागू करना पड़ा। आशा रखता हूं ये बात आप जरूर समझ गए। चलिए, इस विनियमन के आधार पर सबसे पहले एक कोचिंग का अर्थ समझ लेते हैं कि आखिरकार आप एक कोचिंग सेंटर है किसको कहोगे। दोस्तों, जहां पे देखिए 50 से अधिक स्टूडेंट हैं जो कि ट्यूशन लेते हैं या फिर मार्गदर्शन लेते हैं, चाहे वो स्कूल में ले रहे हो, चाहे वो कॉलेज में ले रहे हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में ले रहे हो, तो 50 से अधिक स्टूडेंट को है यहां पे ऐसा जो सेंटर है उसको कोचिंग कहा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए एक स्कूल होती है, एक कॉलेज होती है जो कि शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त होती है, लेकिन जहां पर 50 स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, ट्यूशन के नाम पे है, कोचिंग के नाम पे है, इन प्रकार के जो सेंटर हैं उनको किसी प्रकार की कोई मान्यता नहीं होती है। कहने को तौर पे काफी सारे जो स्कूल साथी हैं, कॉलेज साथी है, कहते हैं कि हमारे स्कूल और कॉलेज को है विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है, इस आधार पर हम इन बच्चों को ट्यूशन दे रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर इस प्रकार से आप कोई ट्यूशन करवा रहे हो, कोई मार्गदर्शन कर रहे हो सामान्य शिक्षा के अलावा, तो आपको कोचिंग सेंटर है उसे मानना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिए, अब यहां पे कोचिंग सेंटर के लिए जो रजिस्ट्रेशन है यानी पंजीकरण है वो अनिवार्य हो गया, कंपलसरी हो गया, जहां पर 50 से अधिक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। अब यहां पे यदि आपकी एक कोचिंग है और उसकी अलग अलग शाखा या ब्रांच है, तो प्रत्येक ब्रांच के लिए आपको अलग से है मान्यता लेना होगा या फिर उसका आपको रजिस्ट्रेशन है वो करवाना होगा। इसके लिए यहां पे देखिए, ये जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होगी वो स्थानीय सरकार के द्वारा होगी, यानी स्टेट सरकार के द्वारा है वो की जाएगी। इसके अलावा यहां पे देखिए, जब भी आप कोचिंग रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करोगे तो अगले 3 माह तक है संबंधित स्थानीय सरकार को है आपकी कोचिंग को मान्यता देना पड़ेगा। अगर यहां पे कोई कमी पाई जाती है दस्तावेज में या भौतिक सुख सुविधाओं के आधार पर संबंधित डिपार्टमेंट कमी निकालता है कि इस
किस आधार पर हम इनको मान्यता नहीं दे सकते या फिर इनका रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, तो उनको लिखित में संबंधित कोचिंग सेंटर को देना पड़ेगा कि आप में ये कमी हो निकालेगी। इसके अलावा यहां पे देखिए आपके कोचिंग सेंटर का नवीनीकरण भी किया जाएगा। अब ये देखिए नवीनीकरण है, फिलहाल इस विनियम में नहीं बताया गया है कि कितने साल बाद में किया जाएगा, 1 साल बाद में, 2 साल या 4-5 साल बाद में, क्योंकि ये जो फैसला छोड़ा गया है केंद्र सरकार के द्वारा स्टेट या राज्य सरकार पे छोड़ा गया, क्योंकि इसकी जो पूरी जो व्यवस्था है, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है, ये सारा काम राज्य सरकार करेगी। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, काफी सारे ऐसे कोचिंग सेंटर वाले हैं जिन्होंने यहां पे सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और कहते हैं कि हमने तो भैया हमारी कोचिंग का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। अब ऐसा नहीं होगा। जिस प्रकार से एक स्कूल या कॉलेज की मान्यता का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, आवेदन प्रोसेस होती है, उसी प्रकार से अब कोचिंग के रजिस्ट्रेशन की भी प्रोसेस होगी। इसके लिए संबंधित जो विभाग है आपको यहां पे पंजीकरण प्रमाण पत्र है वो देगा। अब आवेदन प्रोसेस है, इसके बारे में नई गाइडलाइन है, संबंधित स्थानीय सरकार के द्वारा जारी की जाएंगे। जैसे जैसे इसके बारे में नए अपडेट आते रहेंगे, वैसे वैसे आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी है वो देना चाहूंगा। अब दोस्तों देखिए, इस विनियम की वैसे तो जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो लगभग 12 पेज के अंदर हैं। यहां पर मैं आपको मोटी मोटी बातें बता रहा हूं, आगे मैं आपको बताऊंगा ये दिशा निर्देश आप कहां से और कैसे वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिए, पंजीकरण के लिए आपको शुल्क है वो भी देना पड़ेगा। हालांकि फिलहाल ये जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है इसका भी निर्धारण नहीं किया गया है, यह भी राज्य सरकार के द्वारा है वो किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक रूप से एक कोचिंग को लेके। अब यहां पे जब आप एक कोचिंग का रजिस्ट्रेशन के लिए भी कुछ नियम रखे गए हैं, कुछ शर्तें रखे गए कि आपकी जो कोचिंग है उसको किस आधार पर मान्यता दी जाएगी या उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, वो थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले यहां पे आपका जो कोचिंग सेंटर है उसमें स्नातक लेवल से कम योग्यता का कोई भी ट्यूटर नहीं होना चाहिए। ट्यूटर से मतलब है जो भी टीचर पढ़ाने वाला है उसकी कम से कम जो शैक्षणिक योग्यता है वो स्नातक होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहां पे देखिए, कोई भी कोचिंग सेंटर है या तो अभिभावक या छात्र को है ये गारंटी नहीं देगा कि वो आपको टॉप में ला देगा, वो मेरिट में ला देगा। ठीक है ना, इस प्रकार की कोई गारंटी नहीं देगा। इसके अलावा कोई भी जो कोचिंग सेंटर है वो 16 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं का एडमिशन नहीं लेगा या प्रवेश नहीं देगा। कहने का मतलब है अब इस विनियमन के आधार पर कक्षा 10वीं पास करने के बाद ही किसी स्टूडेंट को है कोचिंग में प्रवेश दिलाया जा सकता है। अक्सर देखने में क्या आया है, जितने भी ये कोचिंग सेंटर हैं वो ये बोलते हैं कि हम यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स करवा रहे हैं, कक्षा 6 से लेके 12वीं तक कर रहे हैं, 10वीं है, 11वीं है, 12वीं है, सब में फाउंडेशन के नाम पे कोचिंग करवा रहे हैं। और ये भी देखने में आया कि यहां पे स्कूल टाइम के अंदर, कॉलेज टाइम के अंदर ही इस प्रकार के जो सेंटर हैं बच्चों को है कोचिंग करवाते हैं और डम्मी एडमिशन भी लेते हैं। यानी स्टूडेंट पढ़ाई तो कोई दूसरी स्कूल में कर रहा है और यहां पे कोचिंग फाउंडेशन के नाम में किसी दूसरे कोचिंग सेंटर में कर रहा है। तो इस प्रकार की अब ये व्यवस्था है वो नहीं चलने वाली। इसके अलावा यहां पे देखिए, छात्रों के लिए बैठने के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। अब यहां पे प्रति जो स्टूडेंट है 1 वर्ग मीटर एरिया होना चाहिए, 1 वर्ग मीटर, ध्यान रखना प्रति स्टूडेंट की मैं पे ये बात करूं। इसके साथ साथ यहां पे जो भी जहां शिक्षण संस्थान है या कोचिंग सेंटर है उसके अंदर रोशनी आनी चाहिए, हवादार कमरा होना चाहिए, सीसीटीवी है वो भी होना चाहिए, ये कंपलसरी है। इसके अलावा कोई भी यहां पे जो ट्यूटर है यानी टीचर है वो आपराधिक मामलों से ना तो पहले जुड़ा हुआ हो और ना अब हो। अगर वो आपराधिक मामलों से जुड़ा हुआ है, उसका नैतिक चरित्र गिरा हुआ है, तो ऐसे कोचिंग सेंटर को मान्यता नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ यहां पे देखिए, कोचिंग सेंटर की एक ऑफिशियल वेबसाइट भी होना अनिवार्य है और इस वेबसाइट के ऊपर है अपने कोचिंग सेंटर के बारे में पूरी जानकारी है अपडेट करना होगा, जिसमें एक तो आपके जितने भी फीस से संबंधित जानकारी वो होंगी, आपके टीचर्स हैं, आपकी टीचर्स की जो योग्यताएं हैं, आपकी ट्यूशन फीस है, आपका लेखा जोखा है, आपके जो भी कोर्स हैं और फ्री के अंदर है यहां पे आपके जो पाठ्यक्रम के अनुसार है जो भी नोट्स हैं सब वगैरह वगैरह है उसके ऊपर है अपलोड होनी चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी कोचिंग के आय व्यय का लेखा जोखा भी रखना होगा, वो भी सीए द्वारा प्रमाणित,
क्योंकि जब भी आप अपने कोचिंग सेंटर का नवीनीकरण करवाओगे ना, तो उस समय आपको आय व्यय है वो देना पड़ेगा, विभाग को आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसके अलावा यहां पे आपका जो कोचिंग है वो भवन सुरक्षा कोड और अग्नि सुरक्षा कोड के अनुरूप होना चाहिए। कहने का मतलब अग्निशामक से संबंधित पूरी व्यवस्था आपकी कोचिंग में होनी चाहिए। आपकी कोचिंग सुव्यवस्थित होनी चाहिए। जो भवन है, जो बिल्डिंग है, बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए। इसके लिए आपको भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। और यह भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र कौन देगा? संबंधित पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं वो प्रमाणित करेंगे, वो जांच करेंगे कि आपकी जो कोचिंग की बिल्डिंग है इसके अंदर क्या क्या मटेरियल लगा हुआ है, कितना लोहा लगा हुआ है, कौन सी कंक्रीट को यूज किया गया है, लंटर है, पट्टी है, वगैरह वगैरह है। ये सारी जानकारी है अब आपको यहां देना पड़ेगा मान्यता लेने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके अलावा आपके कोचिंग सेंटर में प्राथमिक जो चिकित्सा या उपचार है उसकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ जाती है अचानक से, तो ऐसे में प्राथमिक उपचार की व्यवस्था इस कोचिंग सेंटर में होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ आपके कोचिंग सेंटर में पुलिस, महिला, अग्निशामक जैसी जो हेल्पलाइन है उनकी भी पूरी एक पट्टी है आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके कोचिंग सेंटर में एक शिकायत पेटिका भी अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई शिकायत है तो उस शिकायत पेटिका के अंदर है वो अपनी शिकायत है वो डाल सके। इसके अलावा यहां पे भवन है वो भी रोशनीदार, हवादार होने चाहिए। इसके अलावा आपके कोचिंग के जितने भी अभिलेख हैं, यानी दस्तावेज हैं, फीस से संबंधित दस्तावेज हैं, रजिस्ट्रेशन से संबंधित दस्तावेज हैं, जो भी दस्तावेज हैं उनको आपको भविष्य के लिए सुरक्षित रखना पड़ेगा। क्योंकि संबंधित विभाग को यदि भविष्य में आपके लेखा जोखा या अभिलेख वो मांगता है तो आपको इनको प्रस्तुत है वो करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो है यहां पे एक कोचिंग के लिए कुछ सामान्य दिशा निर्देश या नियम, इन आधार पर है अब आपकी कोचिंग को है पंजीकरण किया जाएगा, एक प्रमाण पत्र आपको वो दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पे कक्षा कक्ष और स्टूडेंट के लिए इसमें किस प्रकार की व्यवस्था है वो आपको रखनी होगी। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले तो आपके स्कूल और कॉलेज के समय है कोचिंग का संचालन नहीं कर सकते। ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूं, स्कूल और कॉलेज के समय है आप अपनी कोचिंग का संचालन नहीं कर सकते। और कोचिंग का जो टाइम रहेगा वो अधिकतम 5 घंटे का ही रहेगा। और ये जो 5 घंटे का समय होगा ना तो सुबह जल्दी का होगा और ना ही देर रात का होगा। क्योंकि देखने में ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर वाले ये हैं जो सुबह 4 बजे ही क्लासें लगा देते हैं, रात के 12-12, 2-2 बजे तक क्लासें लगाते हैं और यूट्यूब पे वीडियो बना के दिखाते हैं, ये देखो हमारे जो बच्चे ना लाइब्रेरी में देखो 2-2 बजे तक पढ़ रहे हैं और हम 2-2 बजे तक इनकी जांच भी कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा वो नहीं दिखाएंगे तो भैया जो अभिभावक है उनसे प्रसन्न कैसे होंगे। और भैया अभिभावक भी सोच रहे, अरे वाह कोचिंग वाले तो मेरे बच्चों को अच्छी मेहनत करवा रहे हैं, लेकिन यार जब बच्चों को सोने का समय नहीं मिलेगा तो भैया उनको मानसिक रोग होगा कि नहीं होगा। बस यही व्यवस्था सुधारने के लिए ये विनियमन है वो आया है। अब जो कोचिंग सेंटर वाले ना उनको तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन भैया समझो देश का भविष्य आप तैयार कर रहे हो, ऐसे नकारो मत। चलिए अगली कंडीशन आपको बताता हूं। तो यहां पे देखिए, कोचिंग के अंदर आपको साप्ताहिक अवकाश भी रखना पड़ेगा। संडे टू संडे भी रख सकते हो या अन्य कोई भी, लेकिन मेरे हिसाब से संडे बेस्ट रहेगा। इसके अलावा अपने भारत के अलग अलग क्षेत्र के अंदर जितने भी तीज त्योहार मनाए जाते हैं लोक क्षेत्र के हिसाब से, उन आधार पे भी आपको अवकाश रखना पड़ेगा। देखने में ऐसा है कि कोचिंग वाले एक दिन की भी छुट्टी नहीं करते हैं। जब तीज त्योहार होता है यार बच्चे का भी मन करता है, वो भी कुछ सीखना चाहता है, खेलना चाहता है कि क्या ये त्योहार क्या है। बस आप उसको कंपटीशन की तैयारी में लगाए हुए, उनको ये नहीं पता है भी ये होली क्यों मनाई जाती है, दीपावली क्यों मनाई जाती है। क्योंकि उनको तो आपको आईएएस बनाना है यार। खाक करेगा कि ऐसा आईएएस बनके जिसको ये नहीं पता है कि देश में त्योहार कब कौन सा आता है, होली क्यों मनाई जाती है। तो भैया त्योहारों के दिन है अवकाश रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहां पे देखिए, जिस दिन अवकाश होगा उसके अवकाश के अगले तुरंत दिन बाद है यहां पे कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, कोई भी टेस्ट है वो आयोजित नहीं किया जाएगा। क्योंकि अक्सर स्कूल और कॉलेज में भी ऐसा होता है कि जिस दिन संडे की छुट्टी होती है ना, अगले दिन मंडे को बोल देते हैं कि भैया मंडे को आपको ये टेस्ट होगा। अब ये भैया इस प्रकार का ये जो नियम है वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। ऐसा करने पर आपको समस्या आ सकती है।
इसके अलावा यहां पे देखिए अतिरिक्त सुधारात्मक कक्षाओं का संचालन आपको करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कोई बच्चा कमजोर प्रवृत्ति का है, 5 घंटे की तो कोचिंग का संचालन होना है। उसके अलावा यदि उसमें किसी प्रकार की कोई कमजोरी रह जाती है तो उसके अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन है आपको करना पड़ेगा। और ये जो डिसीजन होगा बच्चे की अनुमति के आधार पर होगा। अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो आपके हिसाब से नहीं चलेगा, क्योंकि ये रूल और रेगुलेशन ये जारी किए गए ना अपनी जो एनईपी 2020 है, यानी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसको आधार मानते हुए है इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। अब जो शिक्षा होगी ना वो टीचर या अध्यापक आधारित नहीं होगी, वो केवल विद्यार्थी आधारित होगी। इस बात को अपने दिमाग में है वो बैठा लेना जितने भी कोचिंग संचालक साथी हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पे देखिए जितने भी कोचिंग संचालक साथी हैं उनको अपने बच्चों को है इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के साथ साथ यहां पे अन्य भी जो परीक्षाएं हैं उनके बारे में उनको जानकारी है वो देनी पड़ेगी। ये नहीं कि भाई आपका बेस्ट जो कैरियर है वो केवल मेडिकल में ही है, इंजीनियरिंग में नहीं, कैरियर से जुड़ी हुई अन्य प्रकार की जानकारी भी आपको देना पड़ेगा। भैया देखिए इसमें अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपके पास ये दूसरा रास्ता है, क्योंकि यहां पे कोचिंग सेंटर के अंदर बच्चों को इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि भाई आपका तो मेडिकल में ही सिलेक्शन होना, फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। फिर बच्चा क्या करेगा, पढ़ेगा पढ़ेगा, किसी का तो दिमाग फट जाएगा, कोई पागल हो जाएगा, कोई आत्महत्या कर लेगा। तो भैया इस प्रकार से है आपको उसको अतिरिक्त मौके हैं वो भी देने पड़ेंगे। भैया ये केवल एक समाधान नहीं है, इसका दूसरा अल्टरनेट ये भी आपको समय समय पे वो बताना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहां पे देखिए जब कोचिंग के द्वारा बच्चे से जो भी फीस ली जाती है, ट्यूशन फीस या कोचिंग फीस ली जाती है, यदि बच्चा असंतुष्ट है, अगर बच्चा पूरी पढ़ाई नहीं करता, पूरे कोर्स की पढ़ाई नहीं करता, बीच में चला जाता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपने यहां पे 1 साल की फीस ले ली और 1 महीने के अंदर बच्चा ये बोल रहा है कि मैं यहां पे पढ़ाई नहीं करूंगा, तो यहां पे आपको 1 महीने की फीस लेने के बाद बाकी जो पूरी फीस है आपको वापस लौटानी पड़ेगी। क्योंकि देखने में ऐसा आता है जो भी कोचिंग सेंटर वाले पूरे साल की फीस पहले ही जमा करवा लेते हैं, 1 लाख 1.5 लाख जो भी है, उसके बाद जब बच्चा बीच में जाता है तो उनको कोई भी फीस नहीं देते। और इसी प्रकार से यदि बच्चा छात्रावास या हॉस्टल में उसका एडमिशन है तो जितने महीने उसने वहां पे खाना खाया केवल उतने ही महीने का नियमानुसार है आपको है पैसा लेना पड़ेगा, बाकी उसको वापस वो लौटाना पड़ेगा। अब खाना भी का जो पैसा ना वो भी हिसाब से होगा, ऐसे नहीं कि भैया हम तो 1 महीने के 1 लाख ही लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। नियमों के अनुसार है आपको ये राशि वो रखनी पड़ेगी। तो यहां पे कुछ इस प्रकार के ये बच्चों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या जानकारी इस आधार पर है अब आपको अपनी कोचिंग का संचालन वो करना पड़ेगा। आशा रखता हूं कि शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर भी आप अपने सवाल जवाब है मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे तो देखिए मैंने इसकी कुछ बेसिक मोटी मोटी जानकारी आपको बताई है, और वैसे भी देखिए आप सभी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो जो विनियम 2024 है यदि आपको इसको डाउनलोड करना है या तो आप शिक्षा विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप विजिट कर सकते हो, या फिर जो हमारी वेबसाइट है जिसका नाम है rajgurji.com, ठीक है, इस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। होम पेज पर ही इसका आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, या फिर एजुकेशन ऑर्डर का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, मेनू आपको मिलेगा। यहां पर आपको ये जो विनियमन 2024 है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, आप आराम से वहां से जाके वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। लेकिन दोस्तों यहां पे चलते चलते कोई खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा मेरी तरफ से। देखिए यदि आपको अपनी कोचिंग का संचालन करना है तो अब आपको देखिए एक तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या दस्तावेज की आवश्यकता होगी, जिसके बारे में आने वाले अपडेट के बाद आपको मैं जानकारी आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले देखिए आपका जो भी कोचिंग सेंटर होगा एक तो सुव्यवस्थित तरीके से आपको बनाना है, ठीक है, जहां पर बच्चों को एक आसान सी सुविधा उनको मिल सके, जो भी भौतिक सुविधा होती है, जो भी सामग्री होती है उनको आसानी से मिल सके और आराम से वो बैठ सके, हवादार हो, जैसे एसी है, पंखे है, वो अवेलेबल होने चाहिए। सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो भी आपकी कोचिंग में होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे जो भी टीचर्स हैं वो योग्यता धारी होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए विनियमन तो ये कहा कि भैया जो भी स्नातक लेवल का है वो कम से कम होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं मेरी तरफ से आपको राय देना चाहूंगा, एक अच्छा जो टीचर होता है एक बच्चे का भविष्य बनाने के लिए है वो अच्छा साबित हो सकता है। तो ये यहाँ पर इन 2-4 बातों को आपको खास तौर पर ध्यान रखना। और इसके अलावा जो भी भौतिक सुविधाएं हैं
जैसे पानी की है, खाने की है, कोई चिकित्सा की, इस प्रकार की व्यवस्था को आपको जरूर ध्यान में रखते हुए अपने कोचिंग सेंटर का है वो निर्माण करना है। क्योंकि अब यहां पे देखिए, केवल आपका ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए है कि केवल कोचिंग से हमें पैसे कमाना, नहीं, आपका केवल ये उद्देश्य होना चाहिए कि इस कोचिंग सेंटर से मुझे पूरे भारत का है विकास करना है, एक अच्छे भारत का निर्माण करना है। क्योंकि जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हो ना, वो देश का भविष्य, तो देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आपको अपने कोचिंग सेंटर का है रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब आशा रखता हूं कि शायद अब आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो फिर से आपको कहूंगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।